रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की जो लेक्चर सीरीज़ है ये है बायोलॉजिकल मालिक्यूल, या इसको हम बायो मालिक्यूल्स भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं ये दोनों के लिए लाजमी है। दोनों के साथ इसका इंटरेक्शंस है। इस बायो केमिस्ट्री के इंटरव्यू के वाइवा के लिए, एसएसटी बायो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए और लेक्चरर बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है उसकी प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पर हम यहाँ से लेकर जो है फ़िलहाल तो हम इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक जनरली गो थ्रू करता हूँ कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वो है एनोमेरिक कार्बन, एनोमर्स है, लिंकेजेस है, ठीक है। और फिर ये दूसरे जो लेक्चर होगा उसमें हम ये म्यूटा रोटेशन, ये बहुत ज़्यादा हम टॉपिक है, ये डिस्कस करेंगे। हार्वर्ड प्रोजेक्शन डिस्कस करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। और जो कन्फर्मेशन होती है डी एल ग्लूकोज, इनांशोमर, डायस्टीरोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी और रिड्यूसिंग शुगर, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए एक गो थ्रू करता हूँ ताकि अगर आपको आती है तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप पूरी वीडियो को आप देख, अल्फा हेलिक्स होता क्या होता है, बीटा प्लीटेड शीट क्या होता है, इसमें हम जो है स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होती है, ठीक है। और प्रोटीन डिनेस्ट्रेशन कैसा होता है, लॉ एंजाइम एंड लॉग एंड की मॉडल कैसा होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर जो है बाकी हम ईस्टर बॉन्ड यानी पेप्टाइड प्रोटीन को हम दूसरा बॉन्ड कौन सा का किस नाम से वो पुकारा जाता है, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड है, जो कि आपके पास अमाइड लिंकेज है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फास्फोडाइईस्टर जो हम है वो बॉन्ड डिस्कस करेंगे, और आखिर में हम जो है लिंकेज डिस्कस करेंगे कि 1,4 1,2 ये चीज़ें लिंकेजेस आपके साथ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास जो 10 क्वेश्चंस है उसी के तरफ हम चले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपके पास कि सॉरी, जो पहला क्वेश्चन आपके पास है वो है वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स, वाली कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्यों कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट का असल जो नाम है, अक्सर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहा जाता था। तो इसका आंसर ये है कि इसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के कंसिडर करते थे। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहने का मतलब ये है कि वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के यानी कार्बन या हाइड्रोकार्बन जो है वो, फॉर एग्जांपल मैंने HC लिखा, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन के साथ जो है वाटर रिएक्ट करके आपके पास क्या बना लेता है, H2O है ये, ठीक है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पास क्या बना लेता है, ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट बना देती है। लेकिन असल में क्या होता है जब आपके पास वाटर हो, यानी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, CH4 हो लेट सपोज, और वो आपके पास जो है वाटर स्टीम के साथ, रेड हीट स्टीम के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो वो आपके पास क्या देता है, वो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस H2 देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो कंसेप्ट था जो कि कार्बोहाइड्रेट्स वाला था, ये वहाँ पर रुक गया। तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को हम टाउन गैस या वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पहला हम इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहते थे, तो इसका ये आंसर क्लियर हो गया शायद आपको। अब जो नेक्स्ट बात है कि इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी, ये जो परफेक्ट डिफिनेशन है इसका, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कहने का मतलब ये है कि इसमें मोर देन वन हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा। मोर देन वन क्या होता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप्स। ये आपके पास जो है हाइड्रोक्सल ग्रुप्स है, ये भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ठीक है। ये हाइड्रोक्सल ग्रुप्स जो है ये अवेलेबल होगी, लेकिन मोर देन वन। दूसरा क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जाता है, यहाँ पर एक CHO ग्रुप दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ पर OH नहीं होता है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर H होता है, और नीचे भी यहाँ पर H होता है, ठीक है। 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड देते हैं, यहाँ पर सिर्फ OH होता है। और फिर पूछा जाता है कि ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। आपने जवाब देना है कि यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है,
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, पॉलीहाइड्रॉक्सी होती है जहाँ मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। इज इट क्लियर? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर पॉलीहाइड्रॉक्सी की कंसेप्ट आपको समझ आ गई। तो एल्डिहाइड्स का मतलब ये है कि यहाँ पर CHO ग्रुप होगा, यानी जिस तरह एल्डिहाइड है और इसमें CHO है, तो वो इस तरह कार्बन के साथ जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर एक H होता है। तो ये हो गया कौन सा, CHO ग्रुप, और यहाँ पर फिर नीचे अपनी कार्बन जो लिंक जो चेन है ये आ जाती है। तो CH इसको हम अल्डेहाइड कहते हैं, ठीक है। और जब आपके पास कीटोन हो तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ओ, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला है, तो ये कीटो हेक्सोज है, या ये कार्बन जो है ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और ये जो है अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो जब दोनों अवेलेबल हो, अल्डेहाइड या कीटोन अवेलेबल हो और पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप्स हो, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? अगेन इन शॉर्ट बात ये हुई, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और कीटोन हम इसलिए इसको कहते हैं अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डेहाइड या कीटोन होगा एक फंक्शनल ग्रुप, और बाकी जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है मोर देन वन होगा। अब ग्लूकोज, सेकंड क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज को हम जो है एल्डोहेक्सोज क्यों कहते हैं। तो हेक्सा मीन्स कि सिक्स, इसमें सिक्स कार्बन होते हैं और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड का है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज कहते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है कि फ्रक्टोज को है जो है एल्डो कीटोहेक्सोज क्यों कहा जाता है। तो फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज इसलिए कहा जाता है कि हेक्सोज मीन सिक्स कार्बन, इसमें सिक्स कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कीटोहेक्सोज। ये तीन क्वेश्चंस क्लियर हो गई। अब जो चौथा क्वेश्चन है, आ, यहाँ पर जो है शॉर्टकट हमें हमने दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं उसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ये हो गई आपके पास जो है पॉलीहाइड्रोक्सिल डाइहाइड कीटोन, ये एल्डो प्लस हेक्सोज हो गया और ये कीटो हेक्सोज हो गया। चौथा क्वेश्चन जो है, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो जी अवेलेबल होती है, ये प्रेजेंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, जब एक सब यूनिट जो है या एक जो आपके पास जो एक फॉर एग्जांपल मानो सेकराइड है, जो दूसरे सेकराइड के साथ, या एक जो है सब यूनिट है ग्लूकोज शुगर है, अब दूसरे ग्लूकोज शुगर के साथ जो लिंक करता है, जो बॉन्ड फॉर्म करता है, इसको उस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी अहम पॉइंट जब आती है वो ये है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है उसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से तो ईथर लिंकेज, क्योंकि ईथर में आर और आर होता है, जिस तरह मैंने नीचे लिखा है कि COC, तो ये CrOR जो है ये ईथर है, तो यहाँ पर भी जो कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ पर भी जो आपके पास है कार्बन है और बीच में इसका ऑक्सीजन है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस तरह फॉर्म होती है, ये तो इसको हम जवाब देते हैं कि बाय कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये प्रोड्यूस होता है, और बाय लॉस ऑफ वाटर, कंडेंसेशन मींस लॉस ऑफ वाटर। ये कैसे होगा, ये यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल आपके पास ये OH है और ये दूसरा OH है, इन दोनों के जो आपस के साथ कम्बिनेशन है या बॉन्ड फॉर्म करता है, तो यहाँ पर एक से H और दूसरे से OH के रिजल्ट में H2O निकल जाती है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इन दोनों के दरमियान आ जाता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ईथर लिंकेज। क्लियर? अब जो थर्ड क्वेश्चन है, जनरल वाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज नोन एज ईथर लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम ईथर लिंकेज क्यों, ईथर बॉन्ड क्यों कहते हैं। तो आपके पास जो जनरल मैंने बताया कि ईथर में क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ जो है ऑक्सीजन के थ्रू लिंक होता है, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में भी एक शुगर दूसरे शुगर के साथ ऑक्सीजन के थ्रू लिंक है, तो ये COC लिंकेज रखता है, जो कैरेक्टरिस्टिक है ईथर का, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ईथर लिंकेज। क्लियर? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो है आपके पास, व्हाट इज अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। तो अल्फा, पहले तो आप देखें कि अल्फा और बीटा क्या होता है। तो यहाँ पर मैं पहले ये चीज़ डिस्कस करने चाहूँगा। अल्फा ये होता है कि आपके पास जो रिंग है ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, दूसरे लेक्चर में जो है हम इसका रिंग और जो चेन फॉर्म है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। लेकिन चूंकि अब इस टॉपिक की बात चल रहा है तो इसलिए हम इसको आप इसको यहाँ से ही सीखे, क्योंकि रिंग जो है यहाँ पर OH जब नीचे होगा तो इसको हम अल्फा ग्लूकोज कहेंगे, और जब यहाँ पर OH ऊपर होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, बीटा। ठीक है, अब डी और एल की बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, वो हम दूसरा लेक्चर जो है उसी में हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी वीडियो जो है वो लेंथी ना हो जाए। तो अल्फ़ा और बीटा के डिफरेंस आपको समझ आ गई। तो यहाँ पर अब मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। तो एक अल्फा और दूसरे अल्फा के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, अल्फा 1,4 कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंपाउंड है यहाँ पर 1 2 3 4 है, इस तरह यहाँ से भी 1 2 3 4 होगा। तो जिस तरह यहाँ पर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये दूसरा जो है ये वाला ये भी 1 2 3 4 है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान लिंकेज फॉर्म होता है। तो ये वाला जो कार्बन है आपके पास, ये वाला ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है। ठीक है, और दोनों जो ग्लूकोज मालिक्यूल है वो अल्फा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये कौन सी चीज़ में अवेलेबल होती है, वो माल्टोज स्टार्च और ग्लाइकोजन में है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ग्लाइकोजन है इसमें आपके पास 1,6 लिंकेज भी मौजूद होती है। जो आपका ये ग्लूकोज में 1,4 और 1,6 जो है दोनों अवेलेबल होती है। ठीक है, अल्फा 1,4 और 1,6। स्टार्च जो है इसके दो टाइप्स है, एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। याद रखिएगा, एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो आपके पास अनब्रांच है, उसमें 1,4 है, और जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें ब्रांच्ड है, तो उसमें 1,4 और 1,6 दोनों है। क्लियर है। ये माल्टोज जो है इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। यहाँ पर मैं आपको इसका जो डायग्राम है वो शो कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये है ग्लूकोज सेल ग्लाइकोजन का। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 है, ये कार्बन 6 है। तो 1,6 लिंकेज हो गया, ये ब्रांचिंग के लिए होती है। किस चीज़ के लिए, ये ब्रांचिंग के लिए होती है। और ये जो आपके पास 1,4 है तो वो स्ट्रेट चेन लिंकेज के लिए है। तो ये अल्फा 1,4 होगा। ठीक है, ये आपके पास किस चीज़ में है, ये ग्लाइकोजन में है। यहाँ पर मैं आपके पास दूसरा जो एग्जांपल है वो माल्टोज में, वो अल्फा 1,4 है। वो 1,4 इसलिए है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, और ये अल्फा 1,4 लिंकेज है। बाकी के जो कंप्लीट लिंकेजेस जो हमारे पास यहाँ पर हमने लेक्चर तैयार की है, इसको हम दूसरे अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये आपके पास हो गई 1,4 लिंकेज। ठीक है, बीटा 1,4 कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास कौन सा कंपाउंड हो, जबकि आपके पास बीटा ग्लूकोज मालिक्यूल हो, यहाँ पर बीटा कौन सा होता है, जब OH ऊपर होता है। तो जब भी यहाँ पर भी ऊपर है, लेकिन इस डायग्राम में तो कुछ नीचे नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल में ये ऊपर है। अब एनोमेरिक कार्बन ये होता है। ठीक है, अब दूसरे इनमें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आपके पास ये वाला कार्बन हो, इसमें OH ऊपर OH नीचे जब होती है, ठीक है, ये कायरल बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ये कंप्लीट इसके बारे में जो डिस्कशन है वो मेरे ख्याल से इस वाले क्वेश्चन में होगा, या ऊपर मेरे ख्याल से इसी में ही है इसका कंप्लीट डिस्कशन की एनोमेरिक। हाँ, ये है। अब आ जाती है इसका एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। लेकिन बीटा 1,4 जो है, बीटा 1,4 की समझ आपको आ गई है कि यहाँ पर OH ऊपर होगा और यहाँ पर भी OH ऊपर होगा, तो इसका जो लिंकेज है कार्बन नंबर 1 और 4 के साथ, ये 4 है। ठीक है, ये 3, ये 4, ये वाला जो है ये 5 है, और ये ऊपर जो है ये 6 है। तो बीटा की इस डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है OH होता है। ठीक है,
और OH के जो, और यहाँ पर OH नीचे होता है क्योंकि ये ग्लूकोज की बात हो रही है। जब यहाँ पर OH ऊपर होगा तो वो ग्लूकोज होगा। ये जो है आपके पास ऊपर है बीटा है, ये अभी पर भी ऊपर है बीटा है, तो दोनों के दरमियान 1 और 4 के दरमियान लिंकेज बनता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब दूसरी बात ये सिलोबायोज है। अब सिलोबायोज और सिलुलोज में क्या फ़र्क होता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। सिलोबायोज जो है वो एक डाइसेकेराइड है, और यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा भी है। और सिलुलोज जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। सिलोबायोज में भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और सिलुलोज में भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये डाइसेकेराइड है और ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। अब चले नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वो है डिफरेंस बिटवीन अल्फा और बीटा। ये हम समझ गए कि अल्फा के ऊपर जो है ये OH नीचे होता है, और बीटा के साथ जो है ये OH ऊपर होता है। अल्फा के साथ OH नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन। अब ये ओपन चेन में हमारे पास CHO ऊपर होता है और नीचे क्या होता है, CH2OH। अब जब रिंग फॉर्मेशन होती है तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर जो 5 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन है, ठीक है, इसको हम एनोमेरिक कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बन जो है इसकी वजह से यहाँ पर बीटा और अल्फा जो कार्बन है वो बनते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओपन फॉर्म है, ठीक है, और ये जो है रिंग फॉर्म है। इसकी जो थोड़ा डिटेल्स है वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ कि जो आपके पास साइक्लिक है, इसको जो हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं और इसको हम हार्वर्ड प्रोजेक्शन। तो जो आपके पास ग्लूकोज है तो इसमें कार्बन नंबर 1 में क्या है, फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड का, और कार्बन नंबर 5 का जो OH है उसके साथ रिंग साइक्लाइजेशन होती है, और जिसके नतीजे में आपके पास एक नया कायरल सेंटर जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसमें फिर अल्फ़ा और बीटा जो ग्लूकोज है उसकी क्या होती है, डिफ्रेंशिएशन होती है। और ये अभी याद रखिएगा कि अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज जो है ये भी एक दूसरे के क्या है, डायस्टीरोमर्स है, ये इनांशुमर नहीं है। आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इसको हम साइक्लाइजेशन कहते हैं। और इसके रिंग में जो है वो कितने कार्बन हो गए, कि रिंग में जो है 1 2 3 4 5 कार्बन होती है। आप याद रखिए रिंग 6 मेंबर है, लेकिन रिंग इसमें क्या है, कार्बन जो है 5 है, और इसको हम पैरानोज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज, और इसको हम पैरानोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पैरेन रिंग होता है आपके पास, यहाँ पर जो आपके पास ये पैरेन रिंग होता है, इसी तरह ये इसका स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोपैरानोज। और ये एनोमेरिक कार्बन है आपके पास, ठीक है। जी दूसरा जो है अब हमारा जो फ्रक्टोज है, तो इसमें C2 और C5 कार्बन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बनती है, और जिसके वजह से ये रिंग फॉर्म होता है। और ये एनोमेरिक कार्बन है, इसका जो कार्बन नंबर C2 है, याद रखिएगा यहाँ पर जो है कार्बन नंबर 1 जो है वो एनोमेरिक कार्बन है, और फ्रक्टोज में याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन सा कार्बन एनोमेरिक है, वो है C2 कार्बन। इसको हम क्या कहते हैं, ये फ्रक्टोपैरानोज, असल में ये फ्रक्टोपैरानोज है, लेकिन असल इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरानोज कहते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा ये जो है फ्रक्टोपैरानोज लिखा है, ये मैंने नेट से लिया था ये वाला स्ट्रक्चर। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे देखा ये पैरानोज, तो असल में ये पैरानोज नहीं होता है, ये फ्यूरानोज होता है, फ्रक्टोफ्यूरानोज, जिसमें 5 कार्बन जो है यानी 5 कॉर्नर्स रिंग होता है। और जब 5 कार्बन वाला रिंग हो उसमें 6 कार्बन होते हैं तो वो फिर पैरानोज होता है, फ्रक्टोपैरानोज। वो कैसे बनता है आपके पास ये भी याद रखिए, यहाँ पर कार्बन नंबर, ये जो कार्बन है इसका जो अगर इस वाले कार्बन के साथ इंटरेक्शन होती है तो फिर 1 2 3 4 5 रिंग में आती है, और 6 जो है उसको हम फ्यूरा फ्रक्टोपैरानोज बोलते हैं। और फ्रक्टोपैरानोज जो होता है ये मैं आपके पास मैंने आपके लिए ये स्ट्रक्चर लगा ली है, ये है कार्बन नंबर 2, ठीक है, इसमें न्यूमेरिक कार्बन नंबर 2 पर है।
और ये है आपके पास कार्बन नंबर 6 और ये है कार्बन नंबर 5। जब ये कार्बन 2 और 6 के साथ इंटरेक्शन बनता है तो ये बनता है फ्रक्टोपाइरानोस। ठीक है, इसमें इस तरह स्ट्रक्चर होगा। और जब आपके पास कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के साथ इंटरेक्शन बनता है तो वह फ्रक्टोफ्यूरानोस। इज इट क्लियर? और ये आपके पास एनोमेरिक कार्बन, ये आपके पास एनोमेरिक कार्बन। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपकी जो 10 क्वेश्चंस है वो क्लियर हो गई होंगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, याद रखें ग्लूकोज में हमेशा ये क्या होगा, ग्लूकोज में जो है ये ग्लूकोपाइरानोज, सेक्स वाले पायरेन की तरह। ठीक है। और फ्रक्टोज में फिर सिचुएशन आता है, अगर 2 5 पर अटैक करता है तो वो फिर फ्यूराइन है, अगर 2 6 पर अटैक करता है तो फिर क्या है, पायरेन है। ये हो गई हमारी जो पहले जो 10 क्वेश्चंस की डिस्कशन वो हो गई कंप्लीट। यहाँ पर हमारे पास एनोमर कार्बन, तो ये आप इसको सीख लिया कि एनोमेरिक कार्बन कौन से होता है। जो कार्बन नंबर 1 है ग्लूकोज में वो क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स है। और ये भी याद रखें कि एनोमर्स आर स्टीरो आइसोमर्स, नॉट इनांशियोमर्स। उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। जो भी आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। और अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी है। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हमारी डिस्कशन क्या होगी, न्यूटन रोटेशन, प्रोजेक्शन, ये चेयर फॉर्मेशन, ईपीमर्स, इनांशियोमर्स, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, साथ में ऑप्टिकल एक्टिविटी। अल्लाह हाफिज़।